तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल लकी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर के पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कुछ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चन से आपके बहुत ज़्यादा काफ़ी मात्रा में शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प इनसे हो जाएगी। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो इसकी वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली कीटों के नियंत्रण के लिए जैविक, रासायनिक और यांत्रिक विधियों की तुलना, और कीट नियंत्रण के लिए कौन कौन से कीटनाशकों का हम लोग प्रयोग करते हैं उनका वर्गीकरण भी करने वाले हैं नीचे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला है कि कीटों के नियंत्रण के लिए जैविक, रासायनिक और यांत्रिक विधियों की तुलना। तो यहाँ पर इस टेबल में इसकी तुलना की गई है, जैविक, रासायनिक और यांत्रिक विधियों की तुलना। तो यहाँ पर इसका आधार है और यहाँ पर ये इसकी परिभाषा है। तो जैविक नियंत्रण में है इसकी परिभाषा के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे परभक्षी या रोग जनकों का उपयोग करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करना, इसे कहते हैं जैविक नियंत्रण। और रासायनिक नियंत्रण में कीटों को मारने या भगाने के लिए सिंथेटिक कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। और यांत्रिक नियंत्रण में भौतिक स्थानों जैसे हाथ से उठाना, जाल अवरोधक का उपयोग करके कीटों को हटाना। इस तरह से यहाँ पर इसकी तुलना की गई है तीनों की। और यहाँ पर इसका आधार दिया गया है कि क्रिया का तरीका यानी क्रिया के तरीके के आधार पर देख लेते हैं। तो जैविक नियंत्रण धीमा, दीर्घकालिक यानी धीमा है लेकिन लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म नियंत्रण है। यह एक प्राकृतिक संतुलन स्थापित करता है। और रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो त्वरित और तत्काल तरीका है, यानी इससे तुरंत ही नियंत्रण होता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। और यांत्रिक नियंत्रण में तत्काल लेकिन श्रम गहन यानी लेबर इंटेंसिव नियंत्रण है, इसमें लेबर की आवश्यकता होती है। और रासायनिक नियंत्रण में तुरंत नियंत्रण होता है और बहुत तेज़ी से प्रभाव होता है। और जैविक नियंत्रण जो होता है वो धीमा होता है लेकिन लंबा प्रभाव डालता है और प्राकृतिक संतुलन को स्थापित बनाए रखता है। अगला है पर्यावरण पर प्रभाव के आधार पर। तो जैविक नियंत्रण जो होता है वो सुरक्षित होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है और इससे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। और रासायनिक नियंत्रण जो होता है वो हानिकारक होता है, पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। और आमतौर पर सुरक्षित होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। यांत्रिक जो नियंत्रण होता है इससे आमतौर पर कोई प्रदूषण नहीं होता है। अगला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव के आधार पर। तो जैविक नियंत्रण जो होता है वो मनुष्य के लिए कोई भी खतरा नहीं है, ये अवशेष मुक्त होता है यानी रेसिड्यू फ्री होता है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर कोई भी किसी भी तरह का प्रभाव जैविक नियंत्रण से नहीं होता है। और रासायनिक नियंत्रण से ये एक बड़ा खतरा है जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों के अवशेष रेसिड्यू स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करते हैं, यानी रासायनिक जब हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती में रसायनों का प्रयोग करते हैं तो वो हमारी सेहत पर प्रभाव डालते हैं। और यांत्रिक नियंत्रण से मानव स्वास्थ्य पर कोई खतरा नहीं है। अगला है कीटों में प्रतिरोध के आधार पर। तो जैविक नियंत्रण में प्रतिरोध विकसित होने की संभावना बहुत कम या ना के बराबर होती है। और रासायनिक नियंत्रण में प्रतिरोध विकसित होने की उच्च संभावना है, कीट जल्दी ही दवा के प्रति इम्यून हो जाते हैं। यानी इसका मतलब ये है जब हम जैविक नियंत्रण से कीटों को नियंत्रित करते हैं तो उसमें बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें प्रतिरोध हो जाता है, यानी वो उसको उसके अनुकूल नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर हम रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं, दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो कीट जो होते हैं वो उन दवाओं के प्रति प्रतिरोध हो जाते हैं, यानी उनको सहने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाती है। फिर आगे चलकर उन पर कोई भी दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो दवाओं के प्रति अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं। लेकिन जैविक नियंत्रण में ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसी तरह से यांत्रिक नियंत्रण में भी प्रतिरोध विकसित होने का कोई खतरा नहीं है। लागत के आधार पर जैविक नियंत्रण में शुरुआती निवेश अधिक होता है लेकिन दीर्घकाल में कम लागत प्रभावी होती है। इसमें जो जैविक नियंत्रण की जो लागत होती है उसमें शुरुआती निवेश तो अधिक होता है लेकिन दीर्घकाल में इसका लंबा प्रभाव छोड़ता है, तो कम लागत में दीर्घकाल में कम लागत प्रभावी होती है।
और रासायनिक नियंत्रण की हम बात करें तो इसमें अल्पावधि में कम लागत लगती है, लेकिन बार बार उपयोग के कारण दीर्घकाल में अधिक लागत वाला प्रतीत होता है। यह अल्पावधि में तो कम लागत लगती है, लेकिन इसका बार बार प्रयोग करने के कारण इसमें लागत हमारी, अगर हम इसका औसत निकालें तो इसकी लागत जैविक नियंत्रण से अधिक हो जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग बार बार करना पड़ता है। और जो जैविक नियंत्रण होता है उसका एक बार प्रयोग करने पर काफ़ी लंबा प्रभाव रहता है। और यांत्रिक नियंत्रण में छोटे पैमाने पर कम, लेकिन बड़े पैमाने पर बहुत महंगा श्रम आधारित होता है। यानी यांत्रिक नियंत्रण की जो लागत होती है वो छोटे पैमाने पर तो कम होती है, लेकिन बड़े पैमाने पर बहुत महंगी होती है, क्योंकि इसमें श्रम लगता है और श्रम की मजदूरी वगैरह दी जाती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा महंगा ये पड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैविक नियंत्रण में लेडी बर्ड बीटल का उपयोग किया जाता है, और रासायनिक नियंत्रण में फॉस्फेट्स, और यांत्रिक नियंत्रण में हाथ से कीटों को उठाना। उसके और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एफिड्स को नियंत्रित करने के लिए ट्राइकोग्रामा जैसे परजीवी का उपयोग किया जाता है। रासायनिक नियंत्रण में कार्बामेट्स और पायरेथ्राइड्स जैसे कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। और यांत्रिक नियंत्रण में जालीदार बाड़ लगाना, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग किया जाता है। उपयोग का दायरा तो उपयोग का दायरा क्या होता है, तो जैविक नियंत्रण यह एक कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्तंभ है। और ये रासायनिक नियंत्रण, इसका उपयोग तब किया जाता है जब कीटों का प्रकोप आर्थिक नुकसान की सीमा यानी इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, जिसे ईटीएल कहते हैं, को पार कर जाता है। ये रासायनिक नियंत्रण का उपयोग तब किया जाता है जब कीटों का प्रकोप आर्थिक नुकसान की सीमा को पार कर जाता है। और यांत्रिक नियंत्रण छोटे खेतों जैसे नर्सरी, घरेलू बागवान के लिए आदर्श होता है। निष्कर्ष और प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है, यानी इसका कंक्लूजन क्या है, तो तीनों विधियों की अपनी खूबियाँ और सीमाएं हैं। सबसे पहली यहाँ पर जैविक विधि, यह सबसे टिकाऊ यानी सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल विधि है। इसमें इसे दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी है यांत्रिक विधि, यह सुरक्षित है और छोटे पैमाने पर सबसे प्रभावी है। तीसरी है रासायनिक विधि, यह त्वरित समाधान देती है, यानी यह जल्द से जल्द समाधान देती है, लेकिन इसके गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य खतरों के कारण इसका उपयोग केवल अंतिम उपाय यानी लास्ट रिसोर्ट के रूप में या एकीकृत प्रबंधन यानी आईपीएम योजना के एक छोटे भाग के रूप में ही किया जाना चाहिए। यानी जब किसी भी विधि से कीटों का नियंत्रण न हो सके तभी रसायनों का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। आधुनिक कृषि में आईपीएम को अपनाया जाता है, जिसमें तीनों विधियों को मिलाकर उपयोग किया जाता है ताकि पर्यावरण को कम नुकसान हो और नियंत्रण प्रभावी बना रहे। अगला यहाँ पर दिया गया है कीटनाशकों का वर्गीकरण और उपयोग के सिद्धांत की व्याख्या। तो यहाँ पर कीटनाशकों का वर्गीकरण दिया गया है, यानी इंसेक्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन। तो कीटनाशकों को कई अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, जो उनके उपयोग, रासायनिक प्रकृति और कीटों को मारने के तरीके पर निर्भर करता है। इसमें पहला है कीटों को मारने के तरीके के आधार पर, यानी इसमें पहला पॉइंट है कीटों को मारने के तरीके के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री। यह वर्गीकरण बताता है कि कीटनाशक कीट के शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो इसका यहाँ पर पूरा वर्गीकरण और व्याख्या की गई है। तो इसमें सबसे पहले होता है अमाशय विष यानी स्टोमच पॉइजन। जब कीट निगलता है यानी जब कुछ खाता है और उसे निगलता है तो यह कीटों को मारता है। यह उन कीटों के लिए प्रभावी है जो पौधों के भावों को चबाकर खाते हैं, जैसे कैटरपिलर, ग्रासहोपर इत्यादि। यानी इन कीटों के लिए अमाशय विष यानी स्टोमच पॉइजन लाभदायक होता है, यानी इनको मार देता है। दूसरा होता है स्पर्श विष, यानी जिसे कॉन्टैक्ट पॉइजन भी कहते हैं। जब कीटनाशक कीट के बाहरी शरीर या आवरण जैसे क्यूटिकल के सीधे संपर्क में आता है तो यह कीटों को मारता है और रस चूसने वाले कीटों जैसे एफिड्स के लिए उपयोगी है। अगला है धूमक विष यानी फ्यूमिजेंट्स। यह विषैली गैस या वाष्प के रूप में कार्य करता है। यह कीट के श्वसन तंत्र के माध्यम से प्रवेश करता है और उन्हें मारता है। यह आमतौर पर गोदामों या बंद स्थानों में कीट नियंत्रण के लिए उपयोग होता है। यानी जहाँ पर जो बंद स्थान होता है उन स्थानों में फ्यूमिजेंट यानी धूमक विष को छोड़कर कीटों को मारा जाता है। अगला है प्रणालीगत विष यानी सिस्टमिक पॉइजन। यह कीटनाशक पौधों द्वारा अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरे पौधे के रस में फैल जाता है। जब रस चूसने वाले कीट जैसे एफिड्स इत्यादि पौधे का रस चूसते हैं तो वे जहर खा लेते हैं और मर जाते हैं।
अगला पॉइंट है रासायनिक प्रकृति के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। कीटनाशकों को उनके मूल रासायनिक समूह के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ऑर्गेनो क्लोरीन्स। अब सीमित उपयोग, इसका उपयोग अब सीमित है। इसका उदाहरण है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। लेन ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, यानी स्थिरता इनकी बनी रहती है, लेकिन अब इसका उपयोग सीमित किया जाता है, ज़्यादा इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट भी, इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है, व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, ये व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, लेकिन मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए विषाक्त हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल मैलाथियान, पैराथियान या डाईमेथोएट, ये ऐसे विषय हैं जो मनुष्य के लिए विषाक्त हो सकते हैं और व्यापक रूप से उपयोग भी किए जाते हैं। अगला है कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट के समान क्रियाविधि, इसकी जो क्रियाविधि होती है वो ऑर्गेनोफॉस्फेट के समान ही होती है, लेकिन आमतौर पर ये उनसे कम स्थिर होते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं कार्बामिल और एल्डिकार्ब। अगला है पायरेथ्राइड्स। प्राकृतिक कीटनाशक पायरेथ्रिन के सिंथेटिक संस्करण, कम विषाक्त लेकिन कीटों में प्रतिरोध जल्दी विकसित हो जाता है, यानी ये जो होते हैं कम विषाक्त होते हैं। प्राकृतिक कीटनाशक के सिंथेटिक के संकरण से बने होते हैं और इनको प्रयोग करने पर कीटों में जल्दी ही प्रतिरोध की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कीट इनके प्रति अनुकूल हो जाते हैं। फिर इनसे इसका प्रयोग करने पर कीटों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन। अगला है नियोनिकोटिनोइड्स, एक नया और लोकप्रिय वर्ग है ये, यानी नियोनिकोटिनोइड्स जो है वो एक नया और लोकप्रिय वर्ग है जो कीटों के तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है, यानी कीटों को जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, उसको डैमेज कर देता है। इसका एग्जाम्पल है इमिडाक्लोपिरिड। अगला है जैव कीटनाशक यानी बायोपेस्टिसाइड। ये प्राकृतिक सामग्री से व्युत्पन्न होते हैं, यानी जो जैव कीटनाशक होते हैं वो प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, फफूंद या पौधे के अर्क इत्यादि से बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस और नीम का तेल। यह जैव कीटनाशक के एग्जाम्पल हैं। कीटनाशक के उपयोग के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कीटनाशक के उपयोग के सिद्धांत दिए गए हैं। तो कीटनाशकों का उपयोग करते समय अधिकतम प्रभावशीलता, सुरक्षा और आर्थिक दक्षता प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। यह एकीकृत कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसमें पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नीड। तो इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है यहाँ पर आर्थिक नुकसान की सीमा यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कीटनाशक का उपयोग तब किया जाना चाहिए जब कीटों की आबादी उस स्तर तक पहुंच जाए जहां वे फसलों को इतना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें कि नियंत्रण की लागत नुकसान की भरपाई से कम हो। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यानी कीट नियंत्रण के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है वो यह होता है कि कीटनाशक का उपयोग तभी करना चाहिए जब कीटों की आबादी इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो फसलों को इतना इतना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें जिससे कि नियंत्रण की जो लागत है हमने नियंत्रण की लागत जो है वो नुकसान की भरपाई से कम हो, तभी कीटनाशक का उपयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगला है इसमें नियमित निगरानी यानी रेगुलर मॉनिटरिंग। कीटों के प्रकोप के स्तर का पता लगाने के लिए खेतों का नियमित निरीक्षण करना अति आवश्यक है। अंधाधुंध या समय सारणी के अनुसार छिड़काव से बचें, यानी जब हम कीटनाशक का उपयोग करें तो सबसे पहले ये देख लें कि कीटों के प्रकोप का जो स्तर है वो क्या है, और उसके लिए खेतों में जाकर हमें नियमित निरीक्षण करना चाहिए और अंधाधुंध या समय सारणी के अनुसार छिड़काव नहीं करना चाहिए। अगला है सही समय का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ राइट टाइम। तो इसमें पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया गया है कीट की भेद्य अवस्था यानी वुल्नरेबल स्टेज, यानी कीटनाशकों का छिड़काव कीट के उस जीवन चक्र चरण जैसे नवजात लार्वा पर करना चाहिए जब वे सबसे अधिक कमजोर हों और उन्हें मारना आसान हो, यानी कीटनाशकों का छिड़काव उस समय करना चाहिए जब हमें पता हो कि कीट कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है और हमें किस अवस्था में मारना सबसे ज़्यादा आसान है। उसी समय पर ही हमें कीटनाशक को प्रयोग करना चाहिए ताकि कीट आसानी से मर सकें। अगला है मौसम की स्थिति। हमें मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर ही कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। जैसे छिड़काव सुबह
सुबह जल्दी या तेज शाम को किया जाना चाहिए जब हवा शांत हो और तापमान मध्यम हो, ताकि वाष्पीकरण और अब्बा ड्रिफ्ट कम हो। अगला है वर्षा का अंतराल, यानी सुनिश्चित करें कि छिड़काव के बाद दवा को पौधे पर चिपकने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, आमतौर पर 4 से 6 घंटे। यानी हमें यह देखना चाहिए कि आने वाले समय में वर्षा तो नहीं होने वाली है, मौसम को देखकर ही कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वर्षा आने से पहले कीटनाशकों का छिड़काव कर देंगे और मान लो उसके बाद वर्षा हो गई, तो वो कीटनाशक सारा धुलकर बेकार हो जाएगा और उसका कीटों पर कोई भी किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वर्षा का अंतराल और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखना अति आवश्यक है कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए। अगला इसमें सही खुराक और एकाग्रता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ राइट डोज एंड कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला है अनुशंसित खुराक, यानी इसका मतलब होता है कीटनाशक की लेवल पर दी गई खुराक डोज का ही उपयोग करें। बहुत कम खुराक से कीटों में प्रतिरोध विकसित हो सकता है, जबकि बहुत अधिक खुराक से लागत बढ़ती है और विषाक्तता का खतरा बढ़ता है। यानी हमें कीटनाशकों का जो लेवल पर दी गई खुराक डोज होता है उसी मात्रा में हमें उपयोग करना चाहिए। अगर हम कम उपयोग करेंगे तो कीटों में उससे प्रतिरोध विकसित हो जाएगा, फिर उससे कीटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कीट नहीं मरेंगे। और अगर हम दी गई डोज से ज़्यादा अगर हम खुराक को दे देंगे तो उसमें विषाक्तता यानी टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाएगा। अगला है सही एकाग्रता, यानी घोल सॉल्यूशन को सही सांद्रता में तैयार करें ताकि छिड़काव प्रभावी हो। यानी घोल को हमें सही सांद्रता में तैयार करना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला करना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना चाहिए। अगला है सही विधि और उपकरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ राइट मेथड एंड इक्विपमेंट। तो इसमें है सही, पहला है सही उपकरण, हमें सही उपकरण का चुनाव करना चाहिए कीटनाशक के प्रकार और फसल के अनुसार। यानी सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कीटनाशक का प्रकार क्या है और फसल कौन सी है, उसके अनुसार ही छिड़काव करना चाहिए, उसके अनुसार ही उपकरण। जैसे नोजल का प्रकार, स्प्रे स्प्रे यानी किस प्रकार की हमें नोजल का प्रयोग करना है का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए फफूंदनाशक के लिए बारीक स्प्रे, जैसे अगर हमें फफूंदनाशक के लिए स्प्रे करना है तो उसके लिए बारीक स्प्रे और मिट्टी के उपचार के लिए मोटे स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। अगला है कवरेज, यानी सुनिश्चित करें कि दवा पौधे के सभी हिस्से, विशेष रूप से कीटों के छिपने वाले स्थानों जहाँ जो कीट होते हैं वो छिप जाते हैं, जैसे पत्तियों के नीचे ही ज़्यादातर कीट छिपते हैं, को अच्छी तरह से कवर करें ताकि कीट आसानी से मर सकें और किसी भी तरह से बचना नहीं चाहिए। जब उन पर दवाई नहीं पड़ेगी कीटों पर तो फिर कीट कहाँ से मरेंगे। इसलिए हमें कीटों का कवरेज देखना चाहिए कि कीट किस जगह पर छिपे हुए हैं। अगला है सुरक्षा का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ्टी। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई छिड़काव करते समय हमेशा दस्ताने, मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स और एप्रन जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण का उपयोग करना चाहिए। यानी हमें स्प्रे या फिर छिड़काव करने से पहले हमेशा हाथों में ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स और एप्रन जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। अगला है सुरक्षित निपटान, यानी कीटनाशक के खाली कंटेनरों को सुरक्षित रूप से निपटान करें ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। यानी जब भी हम कोई स्प्रे वगैरह करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो उनके जो पैकेट्स होते हैं खाली और उनके जो कंटेनर वगैरह होते हैं उनको अपने साथ ही लेना चाहिए और उनको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, और जो टंकी वगैरह होती है उनको धोकर ही रखना चाहिए। अगला है प्रतीक्षा अवधि, यानी वेटिंग पीरियड। अंतिम छिड़काव और कटाई के बीच निर्धारित प्रतीक्षा अवधि का सख्ती से पालन करें ताकि खाने योग्य हिस्से में कीटनाशक के अवशेष सुरक्षित स्तर से नीचे आ जाएं। यानी हमें ये देख लेना चाहिए कि हम फसल को किस टाइम काटेंगे। अगर हम जल्दी फसल को काटने वाले हैं तो हमें उस टाइम कीटनाशक का छिड़काव नहीं करना चाहिए, हमें कीटनाशक का छिड़काव इतने दिन पहले करना चाहिए जिससे कीटनाशक के अवशेष जो हैं वो सुरक्षित स्तर से नीचे आ जाएं। यानी काफ़ी दिन बाद जब वो सुरक्षित, यानी कीटनाशकों के जो अवशेष होते हैं वो फसलों पर रहने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम कीटनाशक के अवशेष अगर फसलों पर रह गए और उसी स्थिति में हमने फसलों को काट लिया तो फिर उनके जो अवशेष होते हैं वो हम उसके माध्यम से हमारे अंदर पहुंच जाएंगे और उसका जो विषाक्तता है वो हमारे शरीर में पहुंच जाएगी, जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इन सिद्धांतों का पालन करके ही कीटनाशकों का उपयोग प्रभावी, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको कीटनाशकों का वर्गीकरण, जैविक, यांत्रिक और रासायनिक विधियाँ जो होती हैं कीट नियंत्रण की, उनका अंतर बताया। तो कमेंट्स करके हम लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा
और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल आगे पाठशाला को सब्सक्राइब करना। ये सिर्फ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए ही नहीं, बाकी जो भी किसान होते हैं उन सभी को स्प्रे या छिड़काव करने के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।